शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। निकाय चुनाव की अधिसूचना अगले महीने जारी होने की भी उम्मीद। 10 नवंबर को अधिसूचना हो सकती है जारी। 10 दिसंबर तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर ही होंगे निकाय चुनाव। 2 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुका था नगर निकायों का कार्यकाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिसंबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं। इसकी अधिसूचना भी नवंबर महीने में जारी की जा सकती है। तैयारियां इसको लेकर के लगातार जारी हैं। उत्तराखंड में जल्द निकाय चुनाव हो सकते हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अगले महीने अधिसूचना भी जारी हो सकती है। निकाय चुनाव को लेकर 10 नवंबर को अधिसूचना जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। अब जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव हो सकेंगे। संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल विशाल, निकाय चुनाव को लेकर लगातार सियासी घमासान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पूर्व जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता आया है कि निकाय चुनाव संपन्न सरकार नहीं कराना चाहती है, सरकार की मंशा नहीं है निकाय चुनाव को लेकर, वहीं विधानसभा का जो मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था उसमें भी निकाय चुनाव एक बड़ा मुद्दा रहा था। स्वयं मुन्ना सिंह चौहान जो भाजपा विधायक हैं, उन्होंने तमाम सवाल जो खड़े किए थे। उसके बाद प्रवर समिति का गठन हुआ, प्रवर समिति की बैठकों का आयोजन हुआ और जिस प्रकार से प्रवर समिति की बैठक के बाद अब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण तय होगा और उसी के आधार पर ही निकाय चुनाव इस बार संपन्न कराए जाएंगे। 10 नवंबर तक ये अधिसूचना कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी और संभवतः दिसंबर में जो है निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव एक लंबे समय से लंबित प्रदेश में है। 2 दिसंबर 2023 को जिस प्रकार से निकाय का कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बढ़ रहा है। इससे जनता में तो खासकर नाराजगी है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है और कहीं ना कहीं अब जो है स्पष्ट सरकार कर रही है कि संभवतः दिसंबर में जो है निकाय चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। क्योंकि हिमांशु, हमने देखा कि पर्वत समिति की लगातार बैठकें भी हुई। बैठकों में क्या कुछ निकल करके सामने आया है और ऐसे में विपक्ष क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से प्रवर विधानसभा के मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था उसी में उसके बाद ही प्रवर समिति का गठन किया गया। प्रवर समिति के गठन के बाद क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायक उसमें थे, स्वयं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल उसमें रहे और उसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं दिसंबर तक संकेत प्रवर समिति ने दे दिए हैं कि निकाय चुनाव होंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ओबीसी आरक्षण किस आधार पर तय होगा, क्योंकि जनगणना एक लंबे समय से नहीं हुई है, वो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर ही ओबीसी आरक्षणों का जो है तय होना है और उसके आधार पर ही निकाय चुनाव संपन्न होने हैं। हिमांशु, क्योंकि 2023 दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो गया था और लगभग एक साल का समय हो चला है, तो क्या माने कि अब तैयारियां किस तरह से पार्टियों की हैं, किस तरह से तेजी आ रही है अब इस चीज़ को लेकर? जी बिल्कुल विशाल, जहाँ तक तैयारियों की बात रही तो कांग्रेस तो लगातार तैयारी में है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में दिसंबर में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होना है, पंचायत चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही केदारनाथ विधानसभा का चुनाव जो है वो लंबित पड़ा है, केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इस प्रकार से सियासी माहौल जो है, इसी बीच विपक्ष की ये मांग थी कि लगातार कहीं एक फेज से जो है चुनाव को संपन्न कराया जाए, पहले या केदारनाथ कराया जाए या निकाय कराया जाए या पंचायत कराया जाए। तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं लगातार इस जो मांग विपक्ष की थी उसको देखते हुए अब सरकार ने भी, प्रवर समिति ने कहीं ना कहीं ये निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं। और तैयारियों को लेकर जहां तक बात रही तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। दोनों ही जो संभावित प्रत्याशी जो है वो लगातार निकायों का दौरा कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं, लगातार जनता की समस्याओं को जो है कार्यकर्ता सुन रहे हैं। जो टिकट लेने के उम्मीदवार हैं वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के साथ जो है लगातार संपर्क वो कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर, पत्रकारों के सामने बौखलाए सांसद चंद्रशेखर। पत्रकारों के सवालों में उलझे तो गोली पर आ गए।
नगीना के सांसद को लगता है पत्रकारों से गोली लगने का डर। क्या भरोसा है कौन पत्रकार गोली मार दे, ये कहना है चंद्रशेखर आजाद का। और खुद की माफिया अतीक अहमद से कर दी है उन्होंने तुलना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्रकारों के सामने घबराए हुए नजर आए हैं चंद्रशेखर। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? भैया एक बात तो बताओ, भैया कैसी बात कर रहे हो भैया? क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? और चमोली से बड़ी खबर, चौखंबा में फंसे दोनों पर्वतारोहियों का सफल रेस्क्यू। 80 घंटे के संघर्ष के बाद मिली बड़ी सफलता। भारतीय वायुसेना एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, प्रशासन ने ली है राहत की सांस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हो गई थी, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद भी पर्वतारोही नहीं मिल पा रहे थे। और ऐसे में अब इन दोनों पर्वतारोहियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और ऐसे में प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से यह संघर्ष लगातार जारी था और 80 घंटों से ज़्यादा का समय भी बीत गया था जब भारतीय वायुसेना और एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए थे, लेकिन पर्वतारोहियों को नहीं मिल पा रहे थे। और ऐसे में लगातार ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था और फंसे हुए दोनों पर्वतारोहियों का आज रेस्क्यू कर लिया गया है। तो 80 घंटे के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन ने अब राहत की सांस भी ले ली है, क्योंकि दोनों पर्वतारोहियों को लगातार खोजने में जुटी हुई थी टीमें। और ऐसे में एसडीआरएफ हो या फिर वायुसेना की टीमें हो, लगातार इन दोनों ही पर्वतारोहियों को खोज में लगी हुई थी। और अब जाकर भारतीय वायुसेना एसडीआरएफ ने यह बड़ा रेस्क्यू किया है। 80 घंटे के बाद प्रशासन को राहत की सांस मिली है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से यह रेस्क्यू कार्य किया गया है? देखिए, जो पिछले 80 घंटों से लगातार चौखंबा जो 3 माउंट चौखंबा 3 पे जो रेस्क्यू चल रहा था, आज सुबह एक सुखद खबर आती है कि जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना का जो संयुक्त जो बचाव दल इस घाटी में सर्च कर रहा था, उन्होंने जो है लोकेशन ढूंढ के जो है उन जो 2 महिला पर्वतारोही है उनको सकुशल जोशीमठ हेलीपैड ले आए। और यहाँ से जो हर संभव जो है उन्हें मेडिकल की सुविधा देने के बाद अभी दोनों पर्वतारोही बिल्कुल चुस्त दिखाई दे रहे हैं। अभी हम हेलीपैड से ही इनके साथ जो है जोशीमठ जेएमएन में रवाना हो रहे हैं। और ये एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो ब्रिटिश दूतावास है, जो अमेरिकन दूतावास है, वहां से लगातार जो है प्रेशर बना हुआ था जिला प्रशासन पे, किसी भी तरह जो है इनका रेस्क्यू जो है सफल होना चाहिए। तो लिहाजा पूरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की पूरी बॉडी जो है इस अभियान में जुटी हुई थी। और जो भारतीय वायुसेना के 2 चॉपर हैं, वो आज सुबह जो है इनको लेकर के जैसे ही जोशीमठ हेलीपैड पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद रेस्क्यू में लगे जितने भी टीमें हैं उनके चेहरे पे खुशी लौट आती है। और अच्छी बात ये है कि बिल्कुल जो क्लाइंबर है बिल्कुल अच्छी अवस्था में है। और अभी जो है हमारी उनसे भी मुलाकात हुई थी क्लाइंबरों से और उनके ऑपरेटर से। तो कुल मिला के ये जो गढ़वाल हिमालय से एक सुखद संदेश गया है, क्योंकि पर्वतारोहण के लिए देश विदेश से यहाँ पे पर्वतारोही दल आते हैं और इस तरह की मुसीबत में फंसते हैं। तो भारतीय पर्वतारोहण संस्थान, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और उत्तराखंड सरकार जो है किस तरह से उनका जो है सफल रेस्क्यू करती है, ये एक जो सुखद संदेश जो है आज यहाँ से मिला है। जी सर जी, क्योंकि ये भी देखा गया था कि जो पर्वतारोही गए थे उन्होंने ये भी बात कही थी कि उनके पास खाने पीने की भी सामग्री नहीं है। ऐसे में कैसे उन्होंने इतना समय लंबा गुजारा है, क्या कुछ उनके सामने ये बात भी आई है कुछ?
देखिए, जो बृहस्पतिवार को जब दूतावास दिल्ली में, इनके दोनों दूतावासों में मैसेज आता है, पेजर मैसेज आता है कि इनका जीवन संकट में है, तो उसके बाद से ही पूरी प्रशासन की लॉबी सक्रिय हो गई थी। और इस बीच जो है बताया ये भी गया था कि क्लाइंबिंग के दौरान इनके जो बैग हैं, जो बैकपैक हैं, रुकसक हैं, वो खाई में गिर गए हैं। लेकिन ये भगवान बद्री विशाल की ही कृपा है कि जो सकुशल जो है ये लोग वापस लौटे, क्योंकि इस एल्टीट्यूड पे जहाँ पे ऑक्सीजन का दबाव तो रहता है, साथ ही आजकल जो हार्ट गंवा देने वाली जो सर्द हवाएं जो है ये लो एल्टीट्यूड में ही चल रहे, तो 6000 मीटर पे चौखंबों पे किस तरह का मौसम रहा होगा। लेकिन जो ये जो जारू पर्वतारोही हैं, युवा हैं, और इनको अनुभव भी इस पर्वतारोहण का था, तो कुछ इनका अनुभव काम आया, कुछ इनकी जो किस्मत थी वो काम कर गई। और बताया ये भी जा रहा है कि उसी घाटी में एक और जो एक्सपीडिशन विदेशी पर्वतारोही दल है वो यहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए आ रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इनकी लोकेशन देख करके कहीं ना कहीं इनकी मदद की होगी, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड पर जो है इस तरह 80 घंटे के जद्दोजहद के बाद सकुशल लौट आना जो है अपने आप में एक बड़ा जो है सुखद अनुभव बताया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शनिवार को सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर और अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में बैठक की। इस दौरान स्टेट डाटा सेंटर, स्वाना, एनआईसी, आईटीडीए से संबंधित सभी अधिकारी, विशेषज्ञ और पुलिस विभाग और साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्क्रीनिंग जल्द पूरा कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट को प्राथमिकता से फिर से शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू हो जाए। साथ ही सीएम ने राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का भी गठन करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन डाटा की रिकवरी के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की भी स्थापना की जाए। वहीं आईटीडीए में टेक्निकल कार्य कर रही कंपनी की फिर समीक्षा करने की भी सीएम ने बात कही है। साथ ही समीक्षा के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश सीएम धामी ने दे दिए हैं। और यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विकासनगर अंतर्गत सेलाकुई के माया देवी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 तक विकसित राष्ट्र की ओर भारत विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन में शिक्षाविदों, शिक्षकों और शोध छात्र और छात्राओं ने भी भाग लिया है। साथ ही 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिवर्तनकारी भूमिका पर भी चर्चा की गई है। इस मौके पर पाठ्यक्रम सुधार, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और शिक्षा के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। मेरे सामने एक जो बच्चा रिसर्च कर रहा है उसने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। मैं सोचता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पर काफ़ी फोकस किया था, वो भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए और शिक्षा को बहुआयामी और समग्रता में विचार करने की ओर ये शिक्षा नीति ले जाएगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप तैयार किया है 2047 का भारत, यानी कि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होने वाले होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था ये दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो पहले लगभग $2.5 ट्रिलियन के आसपास थी,